कच्चा चिट्ठा में आज बात मॉस्को में गुजरे उन 160 सेकंड्स की, जिसके बाद रूस ने बहुत बड़ा हमला करने का फैसला कर लिया था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने आखिरी वक्त पर सेना को रोक लिया। मॉस्को में एक नई दहशत फैलाने की कोशिश भी हुई और इसके लिए अब पूरी तरह ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की पूरी तरह अभी खामोश हैं। रूस की राजधानी मॉस्को। 4 जुलाई की सुबह 8:40 हर जगह खामोशी। रेड स्क्वायर के ऊपर आसमान साफ है और तभी होता है 1-2 नहीं बल्कि 5 ड्रोन से बहुत बड़ा अटैक। सायरन बजने लगते हैं। मॉस्को के आसमान में 5 ड्रोन मंडराने लगे। सबको समझ में आ गया कि पुतिन की राजधानी पर एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ है और इस बार भी बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया है। ये 5 ड्रोन मॉस्को के आसमान में लगातार घूम रहे थे, अपने टारगेट को तलाश रहे थे, लेकिन रूस के एयर डिफेंस रडार ने इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया। ये 5 ड्रोन रूस की एयर डिफेंस मिसाइल के टारगेट पर आ गए और फिर वही हुआ जिसके लिए पुतिन मशहूर है। मॉस्को के आसमान में बिजली की रफ्तार से मिसाइल उड़ी। पहली मिसाइल ने पहला ड्रोन मार गिराया। दूसरी मिसाइल की बारी आई, उसने भी दूसरा ड्रोन मार गिराया। तीसरी मिसाइल भी निकली। इस मिसाइल से बचना भी ड्रोन के लिए मुश्किल साबित हुआ। चौथी मिसाइल का हमला तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। ड्रोन के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में 5 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। सबके टारगेट पर अलग अलग ठिकाने थे। 3 ड्रोन मॉस्को पर मंडरा रहे थे, जबकि 2 ड्रोन एयरपोर्ट के करीब हमले की फिराक में थे। रूस का दावा है कि सारे के सारे ड्रोन मार दिए गए। इनमें से 4 ड्रोन को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, जबकि 1 ड्रोन को रेडियो वेव से कंट्रोल करके आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया गया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली गई है, लेकिन रूस का दावा है कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया, जिसे पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। У нас, по сути, ведется гибридная война. Используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться। दरअसल ये वो वक्त था जब पुतिन शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में ऑनलाइन हिस्सा लेने के लिए अपने मीडिया सेंटर में थे। पुतिन बाकी सदस्य देशों से बात करने ही वाले थे कि मॉस्को पर ड्रोन घुसपैठ की खबरें चलने लगी, लेकिन पुतिन इससे बेफिक्र रहे। पुतिन दावा कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के इरादों पर फिर से बारूद फेर दिया गया। पूरी साजिश को मिट्टी में मिला दिया गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये एक आतंकी हमला है और इसके पीछे कीव की हुकूमत है। पुतिन को पता है कि यूक्रेन ऐसा पहले भी कर चुका है। ऐसे ही हमले के बाद पुतिन ने कीव पर बहुत बड़ा कयामत बरसाने वाला हमला किया था। इस वर्ष मई के महीने में ही मॉस्को पर 8 ड्रोन से हमला किया गया था। इनमें सबसे बड़ा हमला 3 मई को हुआ। तब मॉस्को में रात के 2:30 बजे थे। सब कुछ शांत था कि अचानक एक ड्रोन क्रेमलिन के ऊपर मंडराता दिखा और फिर उसके गुंबद के पास होता है एक बहुत बड़ा धमाका। ये फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार था जब मॉस्को पर हमला हुआ था। यूक्रेन ने उस हमले से भी इंकार किया था, लेकिन अटैक पर यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली ड्रोन की ही छाप पड़ी हुई थी। यूक्रेन के युद्ध के बीच क्या एक बार फिर पुतिन की जान लेने की कोशिश हुई? ये साजिश किसने रची और किस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ?
क्या ये ड्रोन वाकई यूक्रेन की जमीन से उड़े और बिना ट्रैक हुए मॉस्को तक पहुंच गए? या फिर रूस के अंदर मौजूद ज़ेलेंस्की के छापामार लड़ाकों ने मॉस्को के करीब से ही इस ड्रोन को आसमान में पहुंचाया? जो भी मॉस्को में हुई ड्रोन की घुसपैठ, या कहें कि इस हमले ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन से लेकर लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक दहशत फैला दी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी ड्रोन से डर गई, क्योंकि मॉस्को में हुए हमले ने अब पुतिन के जवाबी अटैक को दावत दे दी है। पुतिन पूछ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को हमले के लिए ड्रोन किसने दिए, किसने फंड किया, किसने तकनीक बताई और किसने प्लान बनाकर हमले को अंजाम दिया। Реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства, антироссии. Ее накачивали оружием 8 лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. बहुत तहकीकात हुई तो 3 ड्रोन के नाम सामने आए। ये वो ड्रोन हैं जो ज़ेलेंस्की की फौज ऑपरेट करती है और वो यूक्रेन से मॉस्को की दूरी तक अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस हमले में ज़ेलेंस्की के जिन 3 ड्रोन का नाम सामने आ रहा है, उनमें पहला है UJ-22। ये बहुत खास ड्रोन है। दूसरा है यूक्रेन में ही बना PD-1 ड्रोन और तीसरा है चीन में बना मुगिन 5, जो ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। ये तीनों ड्रोन ज़ेलेंस्की की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसा रूस का मानना है। It is technically possible. Ukraine has several types of drones that can fit the profile. For example, its newly developed UJ-22 drone can actually fly the distance. It's a commercial drone that they acquired from China. It's Mugian 5 cargo drone, which can be basically purchased online and could be refitted into a military drone. That drone can fly several hundred kilometers, and it was used in previous attacks. पुतिन को इस बात का पूरा शक है कि ये ज़ेलेंस्की का काम है और इसी लाइन पर रूस बदला भी लेना चाहता है। ज़ेलेंस्की के तीनों ड्रोन के बारे में बहुत सी बारीक बातें हमें पता चली हैं, इनकी खासियत और इनकी कमियां। क्या ये ड्रोन वाकई मॉस्को ही नहीं, पूरे रूस के सबसे सुरक्षित इलाके में घुसपैठ कर सकते हैं? और फिर क्या ऐसा धमाका अंजाम दिया जा सकता है? रूस का बॉर्डर ही नहीं, खास कैपिटल सिटी मॉस्को को बचाने के लिए बहुत ही पुख्ता एयर डिफेंस जोन बनाया गया है। इसमें सबसे बाहरी सर्कल को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बचाता है, जो विमान ही नहीं परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है। इसके अंदर का दायरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देखता है, जो मिसाइलों के साथ स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है। इसके अंदर का दायरा बुक एयर डिफेंस सिस्टम और पांसिर S-1 देखते हैं। ये दोनों पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें पांसिर को तो क्रेमलिन के आसपास इमारतों की छत पर भी लगाया गया है, ताकि ये उन टारगेट्स को खत्म कर सके जो किसी वजह से S-500 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर क्रेमलिन तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि मॉस्को में एक बार फिर से देखा गया, इस बार फिर पांसिर जैसे पॉइंट डिफेंस सिस्टम ही इन ड्रोन को मारने में कामयाब रहे। It's interesting that the Ukrainians have probably been trying to do this for many months at this point, to strike out at a critical strategic target, not from a military standpoint. This isn't going to win the war, but from a messaging standpoint that Russia can't just go on attacking Ukrainian cities and not suffer some sort of blowback or some sort of consequence. रूस का बहुत साफ कहना है कि ये पुतिन की हत्या की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है, यूक्रेन की लीडरशिप यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ऐसे में सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की के पास ऐसे हमले की ताकत है? तो जवाब है बिल्कुल। ज़ेलेंस्की के पास ऐसा करने वाले हथियार हैं,
जेलेंस्की के पास ऐसे ड्रोन हैं जो यूक्रेन से उड़कर मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को की दूरी करीब 500 से 600 किलोमीटर है। यह ऐसा दायरा है जिसको पुतिन का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम कवर करता है। मॉस्को में तैनात S-500 सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर है। लेकिन जेलेंस्की ने जो ड्रोन इस्तेमाल किया, अगर उसने यूक्रेन से उड़ान भरी तो वो इस दूरी को बिना रूस के रडार में आए तय कर गया, जिससे पुतिन के रडार से